नमस्कार, मैं हूं दिबांग और इस समय पूरे देश में चर्चा है लखीमपुर में जिस तरह से घटना हुई कल और उसमें 8 लोगों की मौत हुई। इस समय मेरे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठतम नेताओं में एक बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं। आपका स्वागत है। कल की बहुत दुखद घटना हुई, कैसे आप देखते हैं उसको? बहुत ही हृदयवेदक घटना है और ये और भी दुखदाई है इसलिए कि जब शुरू से हम एक बात पे, एक असूल को लेके हम चलते रहे हैं कि हम पीसफुल रहेंगे, पीसफुल हैं, पीसफुल थे, तो पीसफुल रहते हुए ऐसी घटना हो जाए तो उसके पीछे कुछ सत्ता के लोगों की मंशा हो तो ये और भी दुखदाई हो जाती है। मुझे याद है 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के ये मंत्री जी मिश्रा जी, इन्होंने एक ऑडियो जारी किया जिसमें हमें लीडरशिप को थ्रेट किया और उन्होंने कहा मैं जाऊंगा लखीमपुर, अगर आप विरोध करोगे तो आपको सबक सिखाऊंगा। तो हमने एज़ यूजुअल लाइटली लिया, चलो इनका काम है करने दो, लेकिन हमने तो पीसफुल रहना है। तो हमारे लोग वहाँ गए, इसका हेलीपैड पे कब्ज़ा किया, तो जब खबर पहुंच गई कि मंत्री जी नहीं आ रहे तो अपने घर को वापस चल दिए। तो उसके बाद एकदम मंत्री जी के पुत्र ने और उनके और साथी जो थे उन्होंने गाड़ियां तेज़ स्पीड से लाके ऊपर चढ़ा दी और जिसमें एकदम 3 किसान शहीद हो गए और एक किसान ने मंत्री जी के बेटे को जप्फा मार लिया। तो उसने छूटने के लिए अपना रिवॉल्वर निकाला, उसको गोली मार दी। 4 किसान शहीद हो गए और 10 गंभीर जख्मी हुए। तो ये तो हृदयवेदक घटना है। हमारे आंदोलन में ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। 1 साल से हम लड़ रहे हैं, 10 महीने से बॉर्डर्स पर बैठे हैं, दैट इज नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट कभी हुई नहीं। एक बार पहले भी हुआ 26 जनवरी को, उस वक्त भी ऐसा ही था। ये सारा सत्ता के लोगों की एक षड्यंत्र था। 4 दिन पहले 26 जनवरी से हमें पता चला कि कुछ लोगों ने कह दिया कि हम तो लाल किले पे जाएंगे। हमने उनको बार बार बिठा के समझाया कि भाई लाल किले पे जाके आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये मत करो, और वायलेंट होके आप अपनी बात नहीं मना सकते, ये मत करो। लेकिन उनके पीछे शासन का हाथ था। 26 जनवरी हुआ और एक तरह से आंदोलन टूट गया था और हमें इतना बड़ा झटका लगा मेरे साथियों को और हम सबको, वो हम ही जानते हैं। तो उसके बाद फिर आंदोलन खड़ा हुआ। अब वहाँ बैठे हैं तो ये पता नहीं क्या क्या हमें बोल देते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि हम गलत कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इनकी बातें इस कान से सुन के इस कान से निकाल देंगे। तो इस तरह से काम चलता है। और ये वहाँ पे इनके लोग बैठे हैं अलग अलग भेष में, कोई खालिस्तान के झंडे भी लगाता है, वो हमारे नाम लगा देते हैं। कोई वहाँ बैठे हैं को लोगों को पीट भी देते हैं, हमें फिर संभलना पड़ता है। ऐसी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं ये करते रहते हैं, हमें छेड़ने के लिए, कहीं प्रवोक करने के लिए हम कुछ गड़बड़ी करें। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा नौजवान, जिसको ये कहते थे ये खालिस्तानी है, ये नशेड़ी है, जब मैं स्टेज पे उनको कॉल देता हूँ, बच्चों ये आपका मोर्चा है, इसकी सफाई करो, ये आप पे इल्ज़ाम लगता है, इसको आप वॉलंटियर बन के ट्रैफिक कंट्रोल करो। जब मैं निकलता हूँ स्टेज से तो वो जब देखता हूँ उनको कि वो कैसे ठीक ढंग से सारी सफाई कर रहे होते हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है, तो मुझे तसल्ली होती है कि ये जो उनको नशेड़ी कहते हैं, उनको दबंग कहते हैं, वो उन लोगों के मुंह पे ये चपेट है। एक तो इस पर अब एक तो FIR हो चुकी है, हम लोग इधर चलते हैं, FIR हो चुकी है, आपने देखा होगा। क्या जो FIR हुई है और ख़ासतौर पर मंत्री के बेटे से, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, आखिर आपको
इस देश के कानून पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कत्ल के मुकदमे की एफआईआर हो चुकी है, 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। मंत्री जी इन्वॉल्व हैं, उनकी उस ये जो षड्यंत्र रचा गया उसका 120 बी का केस उन पे भी दर्ज हो गया है। तो इस एफआईआर की इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की ड्यूटी लगाई गई है। ये बातें कुछ थोड़ी लगता है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन देखेंगे क्या होता है। तो अगर कुछ है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? देखिए, अभी पहली बात जो आज फैसला हुआ उससे एक तो तसल्ली ये है, इतनी बड़ी प्रोवोकेशन के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग फिर भी पीसफुल हैं, तो सरकार नाम की चीज़ कहाँ गई? लोग पीसफुल हैं, सरकार तो वायलेंट है, सरकार का मंत्री वायलेंट है, सरकार वायलेंट है, धमकी दे के आता है। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी तादाद में सारा यूपी उमड़ पड़ा लखीमपुर की तरफ, सारा देश देख रहा है उस तरफ। आज 3 घंटे के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस के सामने थ्रू आउट द कंट्री आज धरने थे, वो मुकम्मल हुए। तो इससे पता चलता है कि चिंता देश की हमें है या सरकार को। सरकार को चिंता नहीं है, वो तो प्रोवोक करने लगी हुई है कि किसी न किसी तरह हिंसा आए और वो इस आंदोलन को तितर बितर कर दे। वो हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो लोग विपक्ष के हैं वो ये आरोप लगाते हैं, खासतौर पर जो किसानों से पसंद नहीं है, जो सरकार के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, किसानों ने भी हिंसा की, किसानों ने डंडों से लोगों को मारा। नहीं, वो वीडियो भी बताते हैं कि वीडियो है। मैं आई डोंट डिनाई, लेकिन पहल किसने की? इतने लोगों को मार के वो लोगों कभी गुस्सा आ ही जाता है, किसी को आ गया होगा, किसी को गुस्सा, आई डोंट डिनाई। तो लेकिन ओवरऑल जिस स्थिति में हम थे, जितने लोग थे वहाँ, तो बहुत बड़ा एक सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा कांड हो जाता, वो भी नहीं हुआ। तो जो 2 सोटियाँ मार दी वो कुछ चैनल दिखाए जाएं, उसके मुकाबले कत्ल हो गए, उसके मुकाबले वो कोई माने नहीं रखती। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए, मैं उसके हक में नहीं हूँ। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अगर वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है राज्य में, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय की उम्मीद कहाँ तक है इसमें? देखो, पहली बात तो हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है कि जिस दिन तक भोग होगा उनका शहीदों का, उस दिन तक अगर वो गिरफ्तार नहीं करते मंत्री जी को और उसके बेटे को, तो फिर हम नया प्रोग्राम देंगे। और दूसरी बात ये कि हमें लगता है जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक प्रोवोक करने के लिए लोगों को, कुछ लोगों को कहा कि लाठ उठा लो, ग्रुप्स बना लो, इनको पीटो। और आपको याद होगा शायद करनाल इंसिडेंट से पहले पीसफुल थे किसान, खाना खा रहे थे किसान, एक आईएएस ऑफिसर पुलिस को, वो उसकी वीडियो वायरल हुई, पुलिस को जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको डायरेक्शन दे रहा है, इनके सर फोड़ो, इनकी टांगें तोड़ो। और ये उम्मीद नहीं की जा सकती इस देश में कि अपने ही लोगों पे एक सीनियर अफसर उनके सर फोड़ने के लिए ऑर्डर दे, ये कहीं उम्मीद नहीं की जा सकती। ये प्रोवोक करने का एक षड्यंत्र नज़र आ रहा है। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि अगर एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देते हैं, एक गृह राज्य मंत्री इस तरह की बातें करते हैं कि 2 मिनट सिर्फ लगेंगे, हम ठीक कर देंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि एक आंदोलन के खिलाफ इस तरह की ये सोची समझी कोई बातें हो रही हैं, या इसको ये 2 बातें अचानक हो गई हैं बीच में? कुछ लगने लगा है। सत्ता में रहते हुए सरकारों की एक जिम्मेदारी होती है, देश में शांति बनाए रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना, ये सत्ताधारी लोगों की पहली जो होती है जिम्मेदारी होती है। अगर हमारे सत्ताधारी लोग, केंद्रीय मंत्री, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट, वो ऐसी बातें करने लगे प्रोवोक करने के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा कहाँ? इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हो आप? ये चिंता का विषय है। तो इसमें आपने खट्टर साहब के खिलाफ कुछ कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कदम होना चाहिए या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आपने कोई मांग? सभी के ऊपर जो ये जैसी बातें ये लोग करने लगे हैं, आफ्टर ऑल हम कोई विदेशी तो नहीं है, हम इस देश के किसान हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम इस देश के लिए अनाज पैदा कर, एक तरफ तो हमें अन्नदाता 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 कहते हैं, तो दूसरी तरफ हमें पीटने में कोई गुरेज नहीं, हमें
वहाँ मजबूर करने के लिए कि बैठे रहें दिन रात। सर्दी हमने अपने शरीर पे झेली, गर्मी झेली, बारिश झेली। कोई किसी को शौक़ है वहाँ सड़कों पे रुलने का? तो हमें अपने खेतों में काम करने दो। हमारी डिमांड हमने ठीक सिद्ध कर दिया। 11 बार जो मीटिंग्स हुई उसमें नेगोशिएशंस में हमने बड़ा स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि ये कानून सिर्फ देश विरोधी नहीं, किसान विरोधी नहीं, ये एंटी नेशनल हैं। इनको वापस लेना चाहिए और ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट लिस्ट है और ये कहते हैं कि हमने कंकरेंट लिस्ट से फूड स्टफ 33 नंबर आइटम ली। फूड स्टफ तो प्रोसेसिंग के बाद बनता है। वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स नॉट फूड स्टफ। हम वीट पैदा करते हैं, आटा तो नहीं। हम धान पैदा करते हैं, राइस तो नहीं। तो ये बनता ही नहीं कानून केंद्र की सरकार से बनाया जाना। ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट जो मर्जी बनाए। तो मुझे लगता है सरकार की इसमें ईगो प्रॉब्लम है। सरकार की ईगो प्रॉब्लम है। सरकार की आपसे बातचीत हुई, उस पर मैं बाद में आऊँगा। उससे पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको लेकर इस पर कोई चिंता है या आपको इस पर आशंका है कि अगर हिंसा ऐसे होती है तो कैसे अनुशासन रहेगा? और दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, कैसे आपको ये रहेगा कि ये किसान हैं, ये किसान नहीं है, ये बाहर के आए लोग हैं? ये आप कैसे पता करते हैं, कैसे पता करेंगे? इस पर कोई योजना है, कोई चिंता है इस पर आपको? देखिए मुझे चिंता बहुत है, क्योंकि मैं सभी जो वहाँ लीडर सारा चला रहे हैं मोर्चा, एज में भी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैं सबसे सीनियर हूँ। इसलिए मुझे इसकी चिंता है। ये देश मेरा है, हमारा है, सबका है। इस देश में शांति रहनी चाहिए। इस देश में किसान को भी आसानी अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहिए। उसको भी अधिकार है, उसकी भी कोई है अधिकार है। तो लेकिन फिर भी हमें हमेशा ये रहता है ख्याल, जैसे वहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं क्या हो रहा है। सरकार की एजेंसीज़ के लोग कई चीज़ें लेके आते हैं, वहाँ घुसे हुए हैं हमारे अंदर। कोई लंगरों में सेवा करता करता कुछ किसी ट्रैक्टर को आग लगा जाता है, कोई शराब ऑफ़र करता है लोगों को ताकि वो भड़के। ये सारी बातें हमारे पास आती हैं। हम जैसे सिंगू बॉर्डर है, हम बैठे हैं वहाँ कोई 11-12 किलोमीटर के एरिया में। हमने हर एक किलोमीटर में एक पंचायत बना रखी है। वो उस एरिया का सारा जितनी भी ज़रूरत है, जितनी भी मुश्किलें उनको उसका ध्यान रखती है। 12 पंचायतें बना रखी हैं। कहीं भी कुछ हो जाता है तो फ़ौरन हमारे पास मैसेज आ जाता है। वॉलंटियर्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वॉलंटियर्स तैयार कर रखे हैं। हमारे पास सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं। कोई मुश्किल हो जाए सभी वॉलंटियर्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। हम इस तरह से एक अच्छा नेटवर्क हमने कायम किया है जिससे सभी सेवा भाव से काम में लगे हुए हैं। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुश्किल तब होती है जब सरकार की तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ी करने की कोशिश होती है। तो इसमें जो आपके आलोचक हैं सोशल मीडिया पर ये बहुत बात उछलती है कि बहुत सारे लोग इसमें खालिस्तान का झंडा दिखा देंगे या टी-शर्ट पहन कर आ जाएंगे। ये कौन लोग हैं फिर? वही सरकार के। देखिए बेसिकली आप एक किताब है सिख कॉकस, वो पढ़ें। ये अमेरिका में बनी हुई है सिख कॉकस, और वो इनको फाइनेंस करते हैं। वहाँ से ही सब कुछ आता है, पैसा आता है। यहाँ उनके टेंट्स लगे हुए हैं, कई जगह लंगर लगे हुए हैं। लेकिन हमारी मजबूरी, हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हम उन पर निगाह रखते हैं, पैनी निगाह रखते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार से उसके साथ हम पीसफुली आंदोलन चला रहे हैं। तो इसमें तो बलबीर जी आप फिर क्या कह रहे हैं कि हम उनका सहयोग लेंगे सरकार के ऐसे तत्वों का कि सरकार से कतई नहीं। ये तो भूल ही जाओ, हम ऐसे तत्वों का साथ लेंगे, ये तो कतई नहीं। हमारे कभी मन में भी नहीं आया, बल्कि हम तो चौकस रहते हैं कि वो कुछ गड़बड़ी ना करें। पर वो सक्रिय हैं वहाँ पर? कभी कभी हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वो करते रहते हैं अपना काम। हम उनका समझ में आ गया वो क्या उनका मोडस ऑपरेंडी है। हम भी उसी वक्त चौकस हो जाते हैं। एक जो बात इस आंदोलन के बारे में कही जा रही है, और मेरे ख्याल से कई लोगों ने आपसे ये पूछा भी होगा कि लोग कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ पंजाब के कुछ अमीर किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, पश्चिमी यूपी के खाते पीते किसान हैं, बाकी तो जगह बाकी देश में सब शांति है। ये क्यों लोग हल्ला कर रहे हैं? मुझे बताइए अमीर किसान की डेफिनेशन क्या है? पंजाब में
85% किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो अमीर हैं। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 1980 की ये रिपोर्ट है एक्सपर्ट्स की कि 10 एकड़ से कम का यूनिट वायबल नहीं है। जो बहुत बड़े किसान हैं वो 5, 7, 10 हैं, वो पॉलिटिक्स में हमारे साथ नहीं है, हमें तो वो सपोर्ट करते ही नहीं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया जो लोग ये दोष लगाते हैं उनको, जिसको कृषि का और किसान के जीवन शैली के बारे में कोई तजुर्बा नहीं, कोई नज़दीक से देखा नहीं, वो ऐसी बातें करते हैं, वरना इन रियल टर्म्स ऐसी कोई बात नहीं है। रियल टर्म्स ऐसी कोई बात नहीं। एक जो बात जो बहुत उठाई जा रही है वो ये भी देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एक स्थिति आज ऐसी है कि अगर बीजेपी इन कानूनों को वापस ले लेती है तो क्या एक बार फिर किसान बीजेपी के साथ खड़े होते दिखाई देंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे, बीजेपी की बात मानेंगे? देखिए, ये हर एक को आज़ादी है अपने वोट की, तो मैं नहीं कह सकता कोई क्या करता है, लेकिन मुझे लगता नहीं जैसे हालात बन गए, जितना दुख दिया गया है किसानों को, पंजाब की तो छोड़ो, मुझे लगता नहीं देश में भी बीजेपी का वो वोट परसेंटेज नहीं रहेगा। दुखी हो गया किसान। पर ये जो पिछला जो मैंने सवाल पूछा था, ये कुछ ही पॉकेट्स में क्यों दिखाई दे रहे हैं? जो आपके आंदोलन के किसान हैं वो कह रहे हैं दक्षिण के किसान नहीं दिखाई देते, पश्चिम के किसान नहीं दिखाई देते, राजस्थान के किसान नहीं। ये जो कहने वाले हैं उनको मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तमिलनाडु से अगर 2000 किसान का जत्था आता है और वो वहाँ रहता है 15 दिन, उन दिन कोविड की बात थी चलती, तो मुझे शक हुआ। हमारे पास वैसे 40 डॉक्टरों की टीम है जो सभी लोगों का ध्यान करती है, और इर्द गिर्द इलाके के जो लोग हैं उनको भी हम दवाइयाँ फ्री देते हैं। कोविड के ज़माने में एक भी केस कोविड का हमारे किसी भी बॉर्डर पे धरने पे नहीं आया, एक भी। ये बड़ी मज़ेदार बात है, हर जगह हर शहर में कोविड था, लेकिन धरने वाली जगह नहीं था, एक भी डेथ कोविड से नहीं हुई। और उसमें उन दिनों भी ये बातें करते रहे, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि किसान उसमें ना खालिस्तानी पाकिस्तानी कुछ नहीं, वो किसान किसान है। ये सरकार जब ऐसा कहती है उसको कष्ट तो होता है, उसके मन में ये बात रहेगी, जब चुनाव आएगा वो याद कराएगा इन लोगों को कि आप हमें क्या क्या कहते रहे हो। जो सरकार से जो इतनी दौर बातचीत हुई, सरकार की थोड़ी बात कर लें, सरकार की भूमिका की बात कर लें। सरकार की इतनी दौर बातचीत हुई, आप वहाँ बड़े सक्रिय थे बातचीत में, मैंने आपको कई बार देखा और सुना उन बैठकों के बाद भी। बात अड़ कहाँ जाती है? किसान जिद्दी हैं, किसान किसी तरीके से कोई बात मानने को तैयार नहीं, वो तो सीधा ये कहते हैं कि इनको ख़त्म करो, बीच की बात करना ही नहीं चाहते किसान। ये बात नहीं है, हम लॉजिक से बात करते हैं, और 11 बार बात हुई सरकार से और हमने ये साबित किया, क्लॉज बाई क्लॉज बहस हुई। मेरा तो ओपन चैलेंज है कि जो रिकॉर्डिंग्स है वो लोगों को दिखा दो, क्या हमने बोला, क्या सरकार ने बोला। सरकार के पास हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं था, कभी भी नहीं था। और उसके बाद उन्होंने मुझे, अब वो बात नहीं भूलती, जब अखीरली मीटिंग 22 जनवरी को हुई तो मुझे कृषि मंत्री और पीयूष गोयल जी और एक 3 मंत्री थे, वो जब कृषि मंत्री ये कह के मीटिंग से उठे, अच्छा चलो आप 26 जनवरी की अपनी तैयारी करो, हम अपनी करेंगे। तो उनकी तैयारी हमें बाद में समझ पड़ी कि ये लाल किले पे भेजने की थी, आंदोलन को बदनाम करने की थी, हिंदू सिख बनाने की थी, तो हम उसको टाल गए। भगवान का शुक्र है हम कामयाब हो गए, हम ये कम्युनल वायलेंस उसमें नहीं हमने आने दिया। तो मैं तो अब भी कहता हूँ सरकार सारा पब्लिक कर दे जो कुछ अब तक डिबेट हुई है हमारी, और अगर उसमें हम गलत हैं तो हमें लोग दोष दें। दरअसल बेसिक बात यह है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसका मेरे पास जवाब नहीं। अगर उनकी ईगो प्रॉब्लम है उसका मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अपना केस ठीक ढंग से पेश करके मॉरली हमने केस जीत लिया है, हम जीत चुके हैं। हाँ, सरकार की जिद के आगे हमें कोई जिद नहीं। आज बुलाए सरकार, मैं यहाँ से भाग के दिल्ली जाने को तैयार हूँ, कोई हमारी ईगो नहीं है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। सरकार होती किस काम के लिए है? सरकार का बेसिक काम तो ये है कि वो अपने देश के लोगों के भले के लिए सोचे, उसके लिए कानून बनाए, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाए कि ताकि वो आराम से ज़िंदगी जिए। हो क्या रहा है
देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। देश की सारी एसेट्स बेची जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो कर तो वो कर रहे हैं, इस आंदोलन की आड़ में जो वो कर रहे हैं, देश की जो अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बर्बाद कर दी, और देश का जो अच्छी अच्छी PSUs है वो सारी बेच दी। तो इसके लिए तो ये सारा कुछ नहीं बनाया था। आपने कहा, वो बीजेपी के नारे का जिक्र किया कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का तो ये कहना है कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, और ये जो बिल हैं बीजेपी के नेता बोलते हैं कि ये उसी दिशा में एक कदम है और आप लोग उसमें आड़े आ रहे हैं। क्या आप उनको जवाब देंगे? मोदी जी तो खुद मानने लगे कि वो जुमलेबाज हैं, तो एक जुमला छोड़ दिया कि दुगनी इनकम करेंगे। हमारे हिसाब से तो आधी हो गई इनकम, कैसे करेंगे उनके पास कोई जवाब नहीं इसका। पर ये कहते हैं कि फसल बीमा योजना इस सरकार ने लागू की और किसानों को उससे बहुत लाभ होता है। ये अपने आप में एक बड़ा स्कैम है। अगर इसकी इंक्वायरी हो तो बहुत कुछ निकलेगा इससे। हज़ारों करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनीज खा गई किसानों से प्रीमियम के नाम पे। और मुझे बता दीजिए, यहाँ पंजाब में एक भी उनका एम्प्लॉय हमें नज़र नहीं आता, कोई दफ्तर किसी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं। सिस्टम ऐसा बना दिया किसान की, जब वो लोन लेने जाता है बैंक में, उसकी ज़मीन के हिसाब से बैंक ही पैसे काट के बॉम्बे उनके ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देता है इंश्योरेंस कंपनी पे। और जब किसान को क्लेम लेना हो तो उसे दफ्तर ही नहीं ढूंढता कहाँ है। तो ये हर जगह जहाँ जहाँ इंश्योरेंस की गई, क्रॉप इंश्योरेंस लागू की गई है, वहाँ किसान दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इनको कहने को कुछ नहीं कहते, हमने इंश्योरेंस कर दी, उसकी नॉर्म्स, उसकी टर्म्स हैं वो भी तो देखनी चाहिए क्या कि वो सूट करती है किसान को। एक यूनिट, एक ब्लॉक को एक यूनिट बना दिया, तो 1 एकड़ का मैं पर एकड़ प्रीमियम देता हूँ, मेरी 1.5 एकड़ ज़मीन की फसल बर्बाद हो गई, तो फिर वो कहेंगे कि ये 100 गाँव का यूनिट है, उसमें से 25% अगर बर्बाद हो जाएगा तब सोचेंगे प्रीमियम देने का। ये संभव है क्या? नेचर पे हमारा कोई कंट्रोल है क्या? ये बताइए, अब किसान इतने समय से बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे किसान ऐसे? देखिए, हमने तो ये तय कर लिया है कि बैठेंगे पीसफुली, जब तक सरकार बैठाएगी बैठेंगे। ये सरकार के ऊपर है। अगर तो सरकार समझती है कि हमारे देश के किसान हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, तो अगर हमारी बात जायज़ है तो उसको मान लेनी चाहिए। अगर गलत है तो हम बैठे हैं, वो हमें डंडे से उठा दे। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार आपको अगर डंडे से उठाए तब आप उठेंगे? दुनिया देखेगी कि ये सरकार का रोल क्या है, दुनिया देखेगी इसको। हम डंडे भी खाएंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे। तो यहाँ जो हुआ ये लखीमपुर में, वहाँ भी गाड़ियाँ चढ़ा के लोगों को रौंदा गया। उन्होंने लाठियाँ नहीं मारी पहले, आओ घेर के कारें, पहले उनको लाठियाँ मारी तब उन्होंने कार चढ़ाई ना, उन्होंने कारें ऊपर चढ़ाई। तो इसी तरह हम जानते हैं। देखिए, एक बात मैं आखिर में, बहुत बड़ी बात मैं कहने वाला हूँ। हमारा एक इतिहास है, हम पंजाब के लोग, यहाँ हमारी कुर्बानियों का कोई मुकाबला नहीं। गुरु अर्जन देव पातशाह ने तत्ती तवी पे बैठ के अपनी शहादत दे दी। गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कटवा लिया। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि बाद में वायलेंट होकर लोगों को मार देना। हम उनकी संतान है, हम वायलेंट नहीं होंगे। जितना जी चाहे मोदी हमारे पे तशद्दुद कर ले, हमें झेलना आता है। गुरु गोविंद सिंह ने सारे साहिबजादे, अपना सारा परिवार इस देश के लिए वार दिया, कोई राज भाग नहीं लिया। हम उनकी औलाद हैं, हम वायलेंट नहीं होंगे। हम अपने सर पे, अपने शरीर पे सब झेल लेंगे, लेकिन वायलेंट नहीं होंगे। और ये प्रूव हमने हमेशा किया है। आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो लोग जेल गए, जो लोग काले पानी की सज़ा गए, जो फांसी चढ़े, उसमें 92% ऑन एन एवरेज पंजाब की कंट्रीब्यूशन है। देश की आज़ादी मिली, देश की, उसकी कीमत बंगाल और पंजाब ने चुकाई। पंजाब के लोग 10 लाख लोग काटे गए
और जब पाकिस्तान से पंजाब के लोग इधर आए, उनको उनकी ज़मीन जितनी थी उतनी देने की बजाय उस पर कट लगाया, फिर भी वो पाँव पे खड़े हो गए। ये मेहनती लोग हैं, ये गुरु के संतान हैं, ये किसी का सर नहीं काटती, ये किसी पे तशद्दुद नहीं करती, सबका भला मांगती है। सुबह उठ के जब अरदास करते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला, ये हम सारे देश का भला मांगते हैं। फौज में देख लो, सबसे ज़्यादा हम आगे होके मरते हैं जब देश के लिए ज़रूरत हो, तो इसीलिए शायद हमें टेस्ट में डाला गया है। आप समझते हैं कि ये टेस्ट है? टेस्ट है हमारा टेस्ट है, हम कितना बर्दाश्त कर लेंगे और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप? जितनी ऊपर वाला शक्ति देगा। और कब तक करेंगे? जब तक मोदी सरकार नहीं हारेगी। हारेगी मतलब? हमारी मांगे नहीं मानेगी। और आपकी एक ही मांग? एक ही मांग है, वो तीनों कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। एमएसपी की गारंटी का भी देश के पंजाब हरियाणा के बाहर के स्टेटों का मुद्दा है। पंजाब हरियाणा को इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों ने हमारा साथ दिया, इसीलिए हम इस बात पे अड़े हुए हैं। यूपी में नहीं मिलती एमएसपी, बिहार में 900 रुपये धान बिकता है, यहाँ लाके वही लोग 1888 पंजाब में बेचते हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं जिनको ये कहते हैं ये तो यहाँ के लोग हैं। ये लड़ाई उनकी है, हमें एमएसपी की लड़ाई की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम किसी को धोखा देना हमने सीखा नहीं। हम अपने भाइयों के साथ, वो हमारे साथ खड़े हैं। जिस दिन भारत बंद की कॉल दी, उस दिन सारा भारत बंद था। आज सारे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में के सामने धरना देने की बात हुई, सारे देश में धरना लोगों ने दिया। वो सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग नहीं थे, सारे देश के लोग थे। तो इसलिए हम तो सारे देश के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई का जो आगे जाके असर है हर कंज्यूमर पे पड़ने वाला है। मुझे बताइए, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में हमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई खरीद के होल्डिंग कर लेता है, वो गरीब की रोटी अमीर की गोदाम में कैद हो जाएगी। उसके लिए लड़ रहे हैं हम। ये सिर्फ किसान को नहीं उसकी ज़रूरत है, ये देश के हर कंज्यूमर के लिए ज़रूरत है। महंगाई होती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पे जो इन्होंने नए नॉर्म तय कर दिए, उससे महंगाई और बढ़ेगी। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई को समझने की कोशिश करो। हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, सारे देश का मुद्दा है। देश के किसानों का मुद्दा है, देश के मजदूरों का मुद्दा है, देश के कंज्यूमर का मुद्दा है। आखिर में अगर मैं एक सवाल पूछूं, चूँकि बहुत सारे लोगों ने भी इस पर लिखा है, चुनाव आने वाले हैं, तो जब भी चुनाव आते हैं तभी भड़काने की बातें होती हैं, तभी लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की बातें होती हैं। पंजाब में भी चुनाव है और यूपी में भी चुनाव है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन इस आंदोलन के लिए कठिन होने वाले हैं? देखिए, एक बात तो क्लियर है, इस देश में आम आदमी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से दुखी है। वो समझता है कि हमारी बातों पे इसकी कोई पकड़ नहीं, इसको हमारी कोई चिंता नहीं। इससे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंजाब के लोग सवाल ज़रूर करेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप पे, और उनको घेरेंगे भी, लेकिन कोई वायलेंट मूव नहीं होता। ये उन्होंने लड़ना सीख लिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? इसने सारे देश में अवेयरनेस लाई है। इस आंदोलन ने साबित किया है कि कोई ऐसी डिक्टेटर सोच वाले प्रधानमंत्री से लड़ाई भी कोई कर सकता है, पीसफुली कर सकता है। और इस आंदोलन ने ये भी साबित कर दिया है कि अब लोगों को और बाहर निकल आए, अब दबा नहीं सकते आप, उनकी आवाज़ दबा नहीं सकते। इसलिए मैं समझता हूँ अभी ये आंदोलन संसार व्यापी हो गया है, सारी दुनिया इसको देख रही है। प्रधानमंत्री अमेरिका गए, बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया। इस आंदोलन की जो मांगे हैं उस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 बार बहस होगी, और कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में बहस होगी, यूएन में बहस हो गई। जो है हमारी ह्यूमन राइट्स काउंसिल वर्ल्ड की, उसने नोटिस दिया सरकार को। इस आंदोलन की इम्पोर्टेंस, इसका एरिया, इसका स्फीयर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दुनिया के लिए एक नई किस्म का ये आंदोलन है, जिसमें इतनी संख्या में इतना पीसफुल रह के लोग लड़े और लड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आप वरिष्ठतम सदस्य हैं और आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए। जो तीखे बातें कही जाती हैं सोशल मीडिया में, वो भी मैंने आपसे सवाल पूछे। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।